हेलो 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 भाइयों। तो आज फिर आपके भाई की क्लास होने वाली है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा बोर्ड भींगा हुआ है इसलिए, ठीक, इन एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अब देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स को हम लोग किस तरह से पढ़ने वाले हैं। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जो है इसका 3 पार्ट है। पहले पार्ट को हम कहते हैं एनिमल टिश्यू। अभी अगर आपको कुछ नहीं पता कोई बात नहीं, बिल्कुल आराम से सुनिए। पहला जो पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं एनिमल टिश्यू। दूसरा पार्ट इस चैप्टर का है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रॉग। और तीसरा पार्ट जो है इसको हम लोग कहते हैं कॉकरोच, फ्रॉग और एनिमल टिश्यू। तो आज का जो अपना क्लास होने वाला है वो पूरी तरीके से एनिमल टिश्यू के ऊपर होने वाला है। आज का जो अपना क्लास होने वाला है ये पूरी तरह से एनिमल टिश्यू के ऊपर होने वाला है। लाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक बार देख लेता हूँ, लाइट थोड़ा सा कम गई है, चलिए ठीक है, अच्छा नजर आ रहा है। बस आप लोगों को पढ़ने के लिए जितना चाहिए उतना नजर आ रहा है। तो एनिमल टिश्यू वाला जो पार्ट है वो हम लोग आज करेंगे और इसके बाद जो है 2 लेक्चर और आ जाएगा आपका, जो एक लेक्चर होगा फ्रॉग का, एक कॉकरोच का। 3 लेक्चर में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स हम लोग पूरी तरीके से खत्म करेंगे। उसके बाद अगर होगा तो मैं एक और लेक्चर आपको अपलोड करवाऊंगा जिसके अंदर क्वेश्चंस वगैरह हम लोग करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चंस वगैरह इसके निपटा देंगे। तो इस तरीके से अपना जो है ये वाला जो चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। फिर अगले चैप्टर की तरफ हम लोग कदम बढ़ाएंगे। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में मैं आपका कमेंट देख लेता हूं, एक बार बता दीजिए भाई, बताइए 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 क्या हाल। रेडी हो? रेडी हो? रेडी सब लोग? सब लोग रेडी? आपके कवर हो जाएगी, ठीक है। ये आपको यहां तक बात समझ में आनी चाहिए। सो वी आर अबाउट टू स्टार्ट सेंट्रल। हेलो, और सेंट्रल डॉग्मा में कौन-कौन से प्रोसेस है आप लोग जानते हैं? रेडी? शुरू कर सकते हैं। चलिए 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 शुरू करते हैं। तो मार्कर, हाँ। तो देखिए सबसे पहले इसको मिटा लिया जाए, मिटा लिया जाए। तो एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन अगर आप खोलेंगे, एनसीईआरटी अपनी अपनी खोल लीजिए। तो एनसीईआरटी का जब आप लोग इंट्रोडक्शन खोलेंगे तो वहां पे आपको इंट्रो किसे कहते हैं, इंट्रो करके कोई टॉपिक का नाम नहीं होगा। मतलब कि एनसीईआरटी खोलिएगा तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स जो है उसके नीचे एक पैराग्राफ लिखा है। अब उस पैराग्राफ में कौन कौन सी बातें की गई हैं, आइए वो बातें करते हैं। तो उस पैराग्राफ में बात की गई है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में, तो ये बहुत बेसिक सा टर्म है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। उम्मीद है आप लोगों को पता भी होगा इसके बारे में, कुछ हद तक तो जरूर पता होगा। मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, तो अब अगर इसके नाम को हम लोग देखें तो नाम में क्या आता है, यूनी मतलब सिंगल और सेलुलर मतलब सेल, मतलब जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेल है, ठीक। और मल्टी सेलुलर का क्या मतलब है, मल्टी मतलब मैनी और सेलुलर का मतलब सेल, मतलब जिसके अंदर बहुत सारे सेल हो। अब जैसा कि आपको पता होगा कि जैसे अपना घर जो है वो ईंटों से बना है, ईंट से बना है, इसी तरीके से अपनी जो बॉडी है वो सेल से बनी है। मतलब कि घर का सबसे छोटा भाग ईंट है तो अपनी बॉडी का सबसे छोटा भाग सेल है। तो इससे हमें एक बात और पता चली कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो शरीर है वो सिर्फ एक ईंट से बना है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो शरीर है ये बहुत सारी ईंटों से बना है, मतलब बहुत सारे सेल से बना है। तो इसको भी जिंदा रहने के लिए कुछ काम करने होंगे।
10th क्लास की बायोलॉजी याद कीजिए, आपने देखा होगा ये बात जरूर, लाइफ प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। कोई भी जिंदा प्राणी ये सारे काम करता है, तो मतलब कि ये सारे काम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से करेगा। ये एक ही सेल से इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट भी कर लेगा और ऑल एसेंशियल फंक्शंस, मतलब जितने भी जरूरी काम है वो भी कर लेगा। ठीक, मतलब कि जिसके पास एक सेल है वो अपने एक ही सेल से अपने सारे फंक्शन, अपने सारे काम करेगा और किसी की मदद नहीं लेगा, मतलब इंडिपेंडेंट, अकेले रहेगा। ये बात एनसीईआरटी कर रही है। ठीक, एक ही सेल से। अब आपके पास बहुत सारे सेल्स हैं, तो आप क्या कीजिएगा, आप उन सेल्स को काम बांट दीजिएगा कि ये जो इतना ग्रुप ऑफ सेल्स है ये काम कर लो, और जो इतना ग्रुप ऑफ सेल्स है ये काम कर लो। तो मल्टी सेलुलर क्या करता है, ये कर देता है डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर मतलब काम, तो ये काम को बांट देता है। ठीक, काम को बांट देता है बिटवीन सेल्स, सेल के ग्रुप्स को। ये क्या करता है कि सेल का ग्रुप बनवा देता है कि भाई इतना, मेरे पास बहुत सारा सेल है, तो मैं क्या करूंगा कि उनका ग्रुप बना दूंगा। भाई ये लाख सेल जो है, 1 लाख सेल है तो ये काम कर ले, ये 1 लाख सेल जो है तो ये काम कर ले, ये 1 लाख सेल जो है ये काम कर ले। तो इस तरीके से ये क्या करेगा कि सेम बेसिक फंक्शन जो है, सेम बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड थ्रू थाउजेंड्स ऑफ सेल्स, मतलब कि उतने ही बेसिक फंक्शंस जो ये बेचारा एक सेल से कर रहा था, ये हजारों सेल की मदद से, क्या उतने ही बेसिक फंक्शंस को ये हजारों सेल्स की मदद से करेगा। जो बेसिक फंक्शन ये एक सेल की मदद से कर रहा था, तो ये हजारों सेल की मदद से करेगा। तो इसका मतलब कि ये वो काम जो है करेगा, तो लेकिन इसके काम करने में और इसके काम करने में जमीन आसमान का फर्क होगा। क्या भाई, इसका काम जो होगा वो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी भरा है, बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा है, और इसका काम जो है ये एक सेल से कर रहा है। वही एक सेल बेचारा खाना भी बना रहा है, सांस भी ले रहा है, एक्सक्रीशन भी कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहा है। तो इसका जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ये जो एसेंशियल फंक्शंस कर रहा है सिर्फ एक सेल से, तो इसके काम में और इसके काम में फर्क होगा। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा था, तो ये सिंपल काम कर रहा है एक ही सेल की मदद से, सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म। सिंपल है, एक ही सेल है भैया, काम कर रहा है। और ये जो मल्टी सेलुलर है, ये बहुत सारे सेल्स का ग्रुप बना बनाकर काम करवा रहा है। तो इसके अंदर क्या बहुत कॉम्प्लेक्स काम हो रहा होगा। इसके अंदर तो सिंपल काम है तब ना एक सेल कर लिया। इसके पास बहुत सारा सेल है, मतलब इसके अंदर जो काम होगा वो भी कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक ना, तुमको दाढ़ी बनवाने जाना है, तुम तो 1000 लोगों की भीड़ लेकर नहीं जाओगे। सिंपल काम है, एक बंदा दाढ़ी बना देगा। 1000 लोगों को बुक नहीं करोगे कि 1000 लोग आएंगे मेरी दाढ़ी बनाएंगे। अब वहीं पे अगर किसी कंपनी, तुमको कोई कंपनी खोलनी है जहां पे गाड़ियों का तुम वो कर रहे हो, तो तुम एक बंदे को थोड़ी बैठाओगे कि भाई तू ही सारी गाड़ी को तैयार कर, एकदम बना 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 के बेच। एक ही बंदा लगा हुआ है। वहां पे तुमको कॉम्प्लेक्स एक गाड़ी बनानी है, एक जगह तुमको दाढ़ी बनानी है, एक जगह तुमको गाड़ी बनानी है। भैया तो दाढ़ी बनाने में एक बंदा काफी है, गाड़ी बनाने में है ना तुमको हजारों लेबर्स लगेंगे। तो मतलब इसका जो काम है वो सिंपल है, इसलिए एक बंदा कर ले रहा है। इसका काम जो है वो कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इतने सारे सेल्स चाहिए। तो क्या ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है? बताना भाई, क्या ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है? बोलो 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 बोलो। हाँ है। अब इतनी बात सिर्फ एनसीईआरटी में लिखी है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास एक सेल है, ये एक ही सेल से अपने सारे काम करता है, सारे एसेंशियल फंक्शंस करता है। और मल्टी सेलुलर के पास बहुत सारे सेल हैं, तो उन सेल में डिवीजन ऑफ लेबर काम को बांट देता है। और सेम बेसिक फंक्शन जो है ये हजारों सेल करते हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक सेल करता है।
अब एनसीईआरटी में दो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है ह्यूमन का और दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रा का। तो ह्यूमंस में जो है बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, बिलियंस ऑफ सेल्स, और हाइड्रा में जो है थाउजेंड्स ऑफ सेल्स हैं। अब हो सकता है क्वेश्चन कभी पूछ ले, बहुत आसान पेपर बनाना हुआ तो ह्यूमंस में कितने सेल्स हैं, बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, और हाइड्रा में कितने हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ सेल्स हैं। अब एक और गहराई की बात बताता हूं, एक और बिल्कुल गुप्त बात बताता हूं। ह्यूमंस में बिलियंस ऑफ सेल्स हैं जो हमें ये चैप्टर बता रहा है, गौर से सुनना। ह्यूमंस में बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, वो हमको बताता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। लेकिन अगर हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर 8 से देखें, अगर हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर से देखें, जो इसके अगला चैप्टर है, उस चैप्टर में क्या कहा गया है कि ह्यूमंस में बिलियन नहीं ट्रिलियन सेल्स हैं, ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन सेल है, 1 ट्रिलियन सेल। तो ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पे 1 ट्रिलियन लिखा है और यहाँ पे बिलियंस लिखा है, मतलब 1 बिलियन नहीं, बहुत सारा बिलियन, तो बहुत बिलियन मिलिए के तो ट्रिलियन बनाता है। तो ये भी बात याद रखना। अब देखिए 1 बिलियन जो है ये इस तरीके से हम लिखते हैं, हा? और इस तरीके का अगर हम 1000 बिलियन जोड़ दें तो क्या 1 ट्रिलियन नहीं बन जाएगा? तो इतना सेल से इतने सेल्स के बीच में हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर सेल्स हैं, बस ये बात याद रखिएगा। मतलब कि 1 बिलियन से लेकर 1 ट्रिलियन तक, 1 बिलियन से लेकर 1 ट्रिलियन तक सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। 1 बिलियन से लेकर 1 ट्रिलियन तक सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। 1 बिलियन से लेकर 1 ट्रिलियन तक सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। ओके ओके, डन 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 डन। मिटाया जाए इसको, स्क्रीनशॉट जो शॉट लेना है ले लो भाई। तो यहाँ पे मैं एक काम और कर देता हूँ, यहाँ पे ये फर्स्ट स्लाइड था, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये इंट्रो में हमने देखा, ये हमने इंट्रो में देखा। अगली बात अब हमको घुस जाना है प्योरली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। यूनिसेलुलर बस वहीं तक खत्म, ठीक। अब हमको घुसना है एनिमल्स के अंदर। और हमें पता है कि एनिमल्स क्या है, अब स्ट्रक्चर पढ़ना है हमको एनिमल्स का, तो एनिमल्स के अंदर घुसना होगा। और एनिमल्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। तेरे अंदर एक सेल तो नहीं है, तू रेंग रेंग के तो नहीं चलता, बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक। तो हमें पढ़ना है मल्टी सेलुलर्स के बारे में, हमें पढ़ना है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, हमें पढ़ना है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो आइए हम लोग गौर से एक बार देखते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक। तो अब बताइए हमको गौर से बताना कि किसी भी और घर का सबसे छोटा सा भाग क्या होता है। अभी बताया था सबसे छोटा भाग ईंट होती है, सबसे छोटा भाग ईंट होती है। अगली बात, हमारी बॉडी का सबसे छोटा भाग क्या है, सेल है। हमारी बॉडी का सबसे छोटा भाग क्या है, सेल है। हमारी बॉडी का सबसे छोटा भाग क्या है, सेल है। हमारी बॉडी का सबसे छोटा भाग क्या है, सेल है। हमें ये बात पता चल गई, हमें ये बात पता चल गई कि हमारी बॉडी का जो सबसे छोटा भाग है वो क्या है, सेल है। हमारी बॉडी का जो सबसे छोटा भाग है वो क्या है, सेल है, ठीक। तो अब क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं, एक डिफिनेशन जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या ये लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे छोटी इकाई है, यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है एनिमल्स, तो क्या इसके पास बहुत सारे सेल्स होंगे?
और 1 बिलियन सेल है, तो क्या हम सेल का ग्रुप बनाकर काम देंगे उसको? बता देना भाई, क्या हम उन सेल्स को उनका ग्रुप बनाकर काम देंगे? हाँ, तो हम क्या करते हैं कि सेल का जो है हम ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। मतलब अगर ये सेल था, ये सेल था, सेल के अंदर क्या एक न्यूक्लियस पाया जाता है, तो ये न्यूक्लियस बना लिया। अगर हम इस तरीके का एक से ज्यादा सेल जो है वो आपस में जोड़ दें, तो सारा सेल जो है जुड़ा, तो ये किसी की मदद से जुड़ा होगा। यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होगा जो इसको जोड़ने का काम आ रहा होगा, इस तरीके से। अरे भैया, ईंट जोड़ोगे तो ईंट के बीच में सीमेंट तो डालना पड़ता है। सेल जो ईंट है, सेल शरीर का ईंट है, तो उसके बीच में सीमेंटिंग पार्ट भी तो कुछ होगा जो इन दोनों को जोड़ रहा है, इन सभी को जोड़ रहा है, बीच में प्रेजेंट होगा। अरे लाइट आ गई भाई। तो जो बीच में प्रेजेंट होगा वो भी तो कुछ पार्ट होगा भाई, वो भी तो कुछ पार्ट होगा। हाँ बताइए, वो कुछ पार्ट होगा कि नहीं होगा? हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। तो बीच में भी कुछ पार्ट होगा, तो हम टिश्यू का डिफिनेशन कैसे लिखें? तो हम कहते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल, सेल का ग्रुप विथ कॉमन ओरिजिन along with, मतलब कि सेल का ग्रुप जिसका ओरिजिन कॉमन है, मतलब वो बना एक ही जगह से है, अलग अलग तरह का नहीं, एक ही जैसा सेल है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, सिमिलर छूट गया, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, एक जैसा सेल है। अब ऐसा नहीं कि कोई सेल डब्बा जैसा, कोई गोल, कोई ऐसा, इस तरीके के सेल को हम नहीं जोड़ेंगे, ऐसे टिश्यू नहीं बनता। एक जैसा सेल जिसका ओरिजिन भी, मतलब वो जहां से पैदा हुआ वो भी सेम हो, एक ही जगह से ये सेल भी पैदा हुआ होगा, ये भी हुआ होगा, ये सब जो है एक ही माँ बाप का औलाद होगा, एक ही जगह से पैदा हुआ। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विथ कॉमन ओरिजिन अलोंग विथ इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस, मतलब कि ये जो साइड में जो इसको जोड़ रहा है, जो सीमेंटिंग का काम कर रहा है, सीमेंट का काम कर रहा है, इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू का डिफिनेशन साफ हुआ कि नहीं? टिश्यू के बारे में समझिए कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है, ईंट है, और ईंट को जोड़ कर हम टिश्यू बनाए, सेल को जोड़ कर हम क्या बनाए? टिश्यू बनाए। तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, एक जैसे सेल का ग्रुप जिसका ओरिजिन भी सेम है और इंटरसेलुलर सब्सटेंस के साथ मिलकर ये कहलाता है टिश्यू। ठीक, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? ये बात बता दें आप, क्लियर है कि नहीं है? इतनी बात जरूर आप ये बात बता दें। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है। चलिए, तो अब देखिए, अब टिश्यू जब जुड़ता है, एक टिश्यू दूसरे से जुड़ता है, दूसरा तीसरे से जुड़ता है, तो ये बनाता है ऑर्गेन। ऑर्गेन क्या है? तो ग्रुप ऑफ टिश्यू, मतलब टिश्यू के ग्रुप को हम लोग ऑर्गेन कहते हैं। ठीक, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि टिश्यूज ऑर्गेनाइज इन अ स्पेसिफिक पैटर्न टू फॉर्म ऑर्गन्स। मतलब कि टिश्यूज जो हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं एक स्पेसिफिक पैटर्न में, जैसे तैसे नहीं, एक स्पेसिफिक पैटर्न में अलग अलग तरह से ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेन बनाते हैं। और जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गेन एक साथ काम करने लगता है, when two or more
organ works chemically or physically together, it is called organ system. तो एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें तो ऑर्गन का एग्जाम्पल क्या होता है? स्टोमक हो जाता है, किडनी हो जाता है, हार्ट हो जाता है। और ऑर्गन सिस्टम का एग्जाम्पल क्या हो जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाता है, ठीक। तो ये सारा एग्जाम्पल जो हो जाता है ये ऑर्गन सिस्टम का हो जाता है, ऑर्गन सिस्टम का हो जाता है। तो सेल क्या है? सबसे छोटा भाग। सेल जुड़ जुड़ के क्या बनाया? टिश्यू बनाया। टिश्यू जुड़ जुड़ के क्या बनाया? ऑर्गन बनाया। और ऑर्गन जुड़ जुड़ के क्या बनाया? ऑर्गन सिस्टम बनाया। अब ऑर्गन्स के बारे में तो हमने समझ लिया कि टिश्यू जो है जब अपना एक कॉमन स्पेसिफिक पैटर्न में जब जुड़ता है, स्पेसिफिक पैटर्न में जुड़ता है तो ऑर्गन बना लेता है, ठीक, ऑर्गन बना लेते हैं। अब ऑर्गन्स जब जुड़ते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ एक बात लिखी हुई है जिसको आप गौर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। When two or more organ works chemically and physically together, इसका क्या मतलब है? मतलब कि जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन केमिकली और फिजिकली एक साथ काम करें, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? मतलब है इसका कि हो सकता है कि वो फिजिकली कांटेक्ट में हो या हो सकता है कि फिजिकल कांटेक्ट में ना होके सिर्फ केमिकली एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो। बात गौर से समझना, अगर ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, ये मेरे इस हाथ के साथ कांटेक्ट में है, ठीक, तो ये फिजिकली हो गया सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट हुआ, फिजिकल सपोर्ट हुआ। और केमिकल सपोर्ट क्या हुआ कि हम दोनों दूर हैं, ये दोनों हाथ दूर है लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ इसको हेल्प कर रहा है, दूर से कोई केमिकल पहुंचा दे रहा है जो इसको जरूरत है, तो इसको क्या कहते हैं? केमिकली सपोर्ट कहते हैं। अब इसका एग्जांपल आप कैसे देखिएगा, इसका एग्जांपल कैसे देखिएगा? तो जैसे कि अगर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर डायग्राम बनाएं, अगर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाएं तो इस तरीके से अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनता है। ठीक, इस तरीके से बनता है और यहाँ पे ये लीवर प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे गॉल ब्लैडर। तो अब देखिए, यहाँ पे गौर से मेरी बात समझिएगा। लीवर जो है इसके पास पाया जाता है, इसके पास पाया जाता है। ये इससे जुड़ा हुआ स्टोमक से और ये ऐसे करके रास्ता अपना बनाया हुआ है। ये यहाँ नहीं, ये नीचे इस वाले ट्यूब में और ये घूम के फिर इसके अंदर होके ये बाहर निकल जाता है। मतलब इस तरीके से इसने अपना रास्ता बनाया हुआ है। लीवर जो ये बगल में है, इसका कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है स्टोमक के साथ। ये इसके बगल में तो जरूर है लेकिन क्या ये इसके साथ जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है। ये तो इस तरीके से हमने देखा कि ये तो एक ट्यूबुलर पार्ट है जो अपना एक ट्यूब की तरह है, 6 से 8 मीटर, जो ऊपर से नीचे तक प्रेजेंट है। लीवर तो इससे जुड़ा हुआ नहीं था। अभी तुरंत हमने देखा कि इस तरीके से लीवर हमने लास्ट में बनाया, वो तो जुड़ा नहीं था, लीवर अलग से रखा हुआ था। तो ये और ये और ये सारे जुड़े हुए हैं। ये सारे क्या हैं? जुड़े हुए हैं। तो इनको क्या हम कहते हैं? इनको हम कहते हैं कि ये फिजिकल है। ये फिजिकली वर्क्स टुगेदर। ये फिजिकली एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक। मतलब कि अपना ईसोफेगस है, अपना जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टोमक है, ये सारे जुड़े हुए हैं, ये फिजिकली काम कर रहे हैं। लेकिन लीवर क्या करता है? तो ये अपना जो है बाइल जूस,
बाइल जो है ये गॉल ब्लेडर में स्टोर करता है और यहाँ से फिर इसके अंदर एक ट्यूब के जरिए से डाल देता है। सिर्फ केमिकल डाला, खुद कोई काम, मतलब ये केमिकल बना के सिर्फ सपोर्ट कर दिया किसका, खाना पचाने वाले इस पार्ट का। तो ये केमिकली क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो मतलब कि ऑर्गन सिस्टम में फिजिकली वर्क करने वाले तो आते ही हैं, फिजिकली हेल्प करने वाले तो आते हैं, साथ ही साथ केमिकली हेल्प करने वाले भी आते हैं। मतलब कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात होगी तो स्टोमक, इसोफेगस, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के साथ साथ लीवर का भी नाम लेना होगा। भले ही ये इसके साथ जुड़ा नहीं है लेकिन ये अपना केमिकल उसके अंदर डाल रहा है जो उसकी हेल्प कर रहा है। तो ऑर्गन सिस्टम इस तरीके से हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो अब आपने अगर ये देख लिया है तो इसको लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी से लिखिए, लिखिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कुछ भी। एक सेकंड, इसको 2 कर देता हूं। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, हो गया, हो गया, हो गया। अब देखिए एक बार और कि हम लोगों को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है टिश्यू के बारे में। मतलब कि अभी हमको ऑर्गन के बारे में नहीं पढ़ना, ऑर्गन सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ना, सेल के बारे में नहीं पढ़ना, अभी हमको सिर्फ पढ़ना है टिश्यू के बारे में कि किस तरीके से, कितने तरह के टिश्यू एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, एनिमल्स में कौन कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, कैसे कैसे टिश्यू पाए जाते हैं, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो हमने देखा सेल यूनिट है लाइफ का, सेल जो है वो जुड़ जुड़ कर टिश्यू बना रहा है, तो उसी टिश्यू के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या इसको मिटा दिया जाए, चलिए। डन डन डन। तो आज हम लोग को जो है पढ़ना है टिश्यू के बारे में, एनिमल टिश्यू के बारे में। आज हम लोग पूरी डिटेल्स ले रहे होंगे, एनिमल टिश्यू के बारे में पूरी डिटेल्स ले रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एनिमल टिश्यू, हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे सेल्स। तो एक पॉइंट आता है, एक पॉइंट आता है कि सेल्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। ये बात कितने लोग कैच कर पा रहे हैं, कितने लोग ये बात कैच कर पा रहे हैं कि सेल्स के पास जो है अलग अलग स्ट्रक्चर पाया जा सकता है, वो कैसा काम करते हैं उसके हिसाब से। जैसे 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 कि ये मेरा बॉटल जो है, इसका स्ट्रक्चर है इस तरीके का कि इसके अंदर मैं पानी स्टोर कर सकता हूँ और मैं पी सकता हूँ, ठीक। इस मार्कर का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसके अंदर एक निब लगी हुई है ताकि मैं इससे लिख सकूं। तो क्या मैं इस बॉटल से लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही वैसा नहीं है लिखने वाला। इसके अंदर तो निब है ही नहीं, इसके अंदर इंक डालने का तो कोई वो है ही नहीं। अगर इंक डाल भी दूं तो फिर निब नहीं है, लिखूंगा कैसे? और इसके अंदर मैं पानी कैसे स्टोर कर सकता हूं? पानी पीने के लिए कैसे, पानी कैसे पीऊंगा इसमें? थोड़ा सा पानी हटे। मतलब कि स्ट्रक्चर जो है उसकी वो डिसाइड करता है कि कोई चीज क्या काम करेगी। किसी चीज का स्ट्रक्चर कि वो है कैसा, वो दिखता कैसा है, वही डिसाइड करता है उसका फंक्शन। तो अब जब अलग अलग स्ट्रक्चर वाले सेल्स जुड़ेंगे तो क्या वो अलग अलग तरह का टिश्यू भी बनाएंगे? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। Therefore, हमारे आसपास कितने तरह के टिश्यू हो गए? 4 तरह के टिश्यू हो गए। आइए चारों का नाम लिखते हैं। पहला टाइप ऑफ टिश्यू जो है उसको कहते हैं हम लोग इपिथेलियल टिश्यू, दूसरे को कहते हैं हम लोग कनेक्टिव टिश्यू, तीसरे को कहते हैं हम लोग मस्कुलर टिश्यू, चौथे को कहते हैं हम लोग न्यूरल टिश्यू। क्लियर है? क्लियर है?
क्लियर है, क्लियर है। अब इपिथेलियल टिश्यू जो है इसको हम दो भाग में बांटते हैं, पहले को कहते हैं सिंपल और दूसरे को कहते हैं कंपाउंड। सिंपल इपिथेलियम और कंपाउंड इपिथेलियम। अभी सिर्फ मैं एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं, अभी मेरा कोई मकसद नहीं है आपको टेंशन में डालने का कि ये क्या क्या लिखे जा रहे हैं, नहीं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। इपिथेलियल टिश्यू का हेडिंग डाल के पूरे को हम समझेंगे। अभी बस इतना बोर्ड पर ध्यान दीजिए, इसको घूरिए गौर से कि इपिथेलियल जो है ये दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल इपिथेलियम और कंपाउंड इपिथेलियम। सिंपल इपिथेलियम और कंपाउंड इपिथेलियम। अब हम लोग क्या देखेंगे, तो सिंपल इपिथेलियम जो है ये तीन तरह का होता है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनार। स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनार। सिंपल इपिथेलियम जो है ये तीन तरह का होता है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनार। स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनार। ठीक, अब देखिए कनेक्टिव टिश्यू जो है ये भी, कनेक्टिव टिश्यू जो है ये भी तीन टाइप्स का होता है। कनेक्टिव टिश्यू जो है अपना ये भी तीन टाइप्स का होता है। क्या इसका भी नाम हम लोग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो तीन तरह का होता है, पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अगला है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू जो है ये भी अपन का तीन टाइप्स का होता है। मस्कुलर टिश्यू भी जो है अपना ये तीन टाइप्स का होता है। मस्कुलर टिश्यू भी जो है अपना ये तीन टाइप्स का होता है। पहला है स्केलेटल मसल, पहला है स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। स्केलेटल का क्या मतलब, नाम ही में स्केलेटल आ रहा है, मतलब कि ये हड्डियों से कुछ जुड़ा जुड़ा सा मस्कुलर टिश्यू होगा। आगे देखेंगे, कोई बात नहीं, अभी टेंशन नहीं लेना है। अगला है स्मूथ और अगला है कार्डियक। अगला है कार्डियक। ये तीन तरह का मस्कुलर टिश्यू जो है जो हम आज पढ़ेंगे। ये जो तीन तरह का मस्कुलर टिश्यू जो है ये हम आज पढ़ेंगे। तीन तरह का मस्कुलर टिश्यू जो है ये हम आज पढ़ेंगे। और न्यूरल टिश्यू, इसमें हम लोग कोई भी डिटेलिंग नहीं पढ़ेंगे, ये हम लोग चैप्टर 18 में, चैप्टर 18 और 19 जो है, तो इसमें 18 में इसके बारे में जानकारी है, 19 में नहीं। 18 नंबर चैप्टर जो है 11th का, उसमें हम न्यूरल टिश्यू के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक, आज हम इसके बारे में एनसीईआरटी इस चैप्टर में जितनी बात करती है उतनी बात को सिर्फ समझेंगे। तो क्या हम लोग यहाँ से इपिथेलियल टिश्यू से शुरुआत कर सकते हैं, बताइए, बताइए, क्या हम लोग यहाँ इपिथेलियल टिश्यू से शुरुआत कर सकते हैं? इपिथेलियल टिश्यू से शुरुआत कर सकते हैं। मिटाओ इसको, ये अपन का तीसरा पेज था। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, चलिए। ठीक, तो इपिथेलियल टिश्यू जो है, इपिथेलियल टिश्यू जो है, इपिथेलियल टिश्यू जो है, इसका हेडिंग डालते हैं। अब आप बताइए एक बात हमको कि इपिथेलियल में क्या क्या आ रहा है। इपी का मतलब, थेलियल का मतलब, गौर से बताइए। टिश्यू का मतलब तो हमने देख लिया कि सेल्स जुड़ जुड़ के टिश्यू बनाते हैं। ईपी का मतलब होता है ऊपर, ईपी का मतलब ऊपर, एथेलियल मतलब रहने वाला, ऊपर रहने वाला।
ऊपर रहने वाला, मतलब कि इस तरीके का ये टिश्यूज होगा जो कि हमारी ये अगर बॉडी है, मान लीजिए मेरा हाथ है तो इस हाथ के ऊपर में एक टिश्यू पाया जाता है जिसको हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, ठीक, ऊपर में पाया जाता है। तो क्या आप एक बात देख रहे हैं यहाँ पे कि इसका एक सरफेस जो है वो मेरे हाथ के कांटेक्ट में होगा और दूसरा सरफेस ये फ्री है इन्वायरमेंट के कंट्रोल में, सॉरी इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में। बताइए, ये मेरा हाथ है तो इसके ऊपर का जो सेल होता है, जो ये जो मेरी स्किन है, इस स्किन का जो सेल होता है, स्किन में जो सेल होता है वो एपिथेलियल टिश्यू का टिश्यू होता है, ठीक, एपिथेलियल सेल होता है वो जो जुड़ जुड़ के एपिथेलियल टिश्यू बनाता है। तो ये जो मेरी स्किन का टिश्यू है ये कौन सा टिश्यू है? एपिथेलियल टिश्यू है। तो क्या इसका एक सरफेस जो मेरी बॉडी से चिपका है और दूसरा सरफेस बाहर है जिसके ऊपर थोड़ा थोड़ा बाल है, तो ये आउटर इन्वायरमेंट को है। तो हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस टिश्यू हैव टू सरफेस, one in contact with our body and other in contact with outside environment और बॉडी फ्लूइड। क्या इतनी बात क्लियर है? अब कहिएगा कि आपने कहा कि ये बाहर के एनवायरनमेंट से होगा, ये बॉडी फ्लूइड काहे लिखा? आप कहें कि ये एनवायरनमेंट बाहरी एनवायरनमेंट, बॉडी फ्लूइड क्यों कहा? क्योंकि अब मैं बनाता हूं स्टोमक का डायग्राम। क्या ये अपना पेट है, स्टोमक है, इसके अंदर भी एक लाइनिंग होती है। तो ये लाइनिंग भी किसकी होती है? मतलब कि अंदर की लाइनिंग और बाहर की लाइनिंग। तो इसको तो अभी मैं एक चीज बता दूं कि ये जो अंदर की जो लाइनिंग है और ये जो बाहर की लाइनिंग है, ये दोनों लाइनिंग कौन बनाता है? एपिथेलियल, ऊपर पाया, ये भी तो ऊपर पाया जा रहा है, ठीक। मतलब ये लाइनिंग जो है ये भी बनाता है एपिथेलियल टिश्यू, ये लाइनिंग जो है ये भी बनाता है एपिथेलियल टिश्यू। तो क्या इसका एक सरफेस जो है ये अंदर कांटेक्ट में है किसके? बॉडी के फ्लूइड के। इसके अंदर एक फ्लूइड है, HCl होता है ना जी, पूरी बॉडी के अंदर अलग अलग तरह का फ्लूइड है। तो क्या ये एपिथेलियल सेल्स जो है, एपिथेलियल टिश्यू जो है, ये बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में है? और ये जो हाथ वाला था ये एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में था। अगर मैं लीवर बना दूं, ठीक, तो लीवर का जो वो होगा, क्या ये भी इसके ऊपर सेल जो होगा ये भी एपिथेलियल होगा और इसके जो अंदर का जो सेल होगा जो अंदर में लाइन कर रहा होगा वो भी एपिथेलियल होगा। मतलब कि एपिथेलियल टिश्यू जो है ये लाइनिंग करता है, लाइनिंग या कवरिंग प्रोवाइड करता है। तो ये भी बात मैं लिख दूं कि एपिथेलियल टिश्यू प्रोवाइड्स लाइनिंग, मतलब ये लाइनिंग प्रोवाइड करता है, लाइन करता है ऊपर से, और या फिर इसी लाइनिंग को कह सकते हैं हम, और कवरिंग, कवर करता है टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी को क्या करता है? कवर करता है, कवरिंग लाइनिंग प्रोवाइड करता है। क्या इतनी बात मैं लिख सकता? क्या लिख सकता? इसमें कोई दिक्कत भी है? बताइए बताइए। मतलब कि ये टिश्यू जो है इसका दो सरफेस होता है, एक अपनी बॉडी से जुड़ा और दूसरा जो है वो फ्री सरफेस होता है, उसके ऊपर कोई भी चीज टच में नहीं होती। जैसे कि एक सरफेस जो बॉडी से जुड़ा है, एक सरफेस जो बॉडी से, अरे यार मार्कर कहाँ रख दिया, हाँ, तो एक सरफेस जो बॉडी से जुड़ा हुआ है, एक सरफेस जो बॉडी से जुड़ा हुआ है, और एक सरफेस जो फ्री है, 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 ठीक। और इस तरीके का स्ट्रक्चर क्यों? देयरफॉर ये जो है एपिथेलियल टिश्यू ये प्रोवाइड करता है लाइनिंग, लाइन करता है, और कवर प्रोवाइड करता है, अपनी बॉडी को कवर करता है। सबसे बाहर का सेल है, सबसे बाहर का सेल है, कवरिंग प्रोवाइड करता है।
तो अब हमने क्या एक और बात देखी थी, कि जो अपना इपिथेलियल टिश्यूज है ये दो टाइप्स का होता है। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि जो अपना इपिथेलियल टिश्यू होता है ये दो टाइप्स का होता है भाई, दो टाइप्स का होता है। तो पहले वाले को हम कहते हैं सिंपल इपिथेलियम, पहले वाले को हम कहते हैं सिंपल इपिथेलियम। क्या कहते हो भाई? पहले वाले को हम क्या कहते हैं? सिंपल इपिथेलियम कहते हैं। पहले वाले को क्या कहते हैं? सिंपल इपिथेलियम कहते हैं। तो सिंपल इपिथेलियम क्या होता है कि इट कंसिस्ट्स ओनली वन सिंगल लेयर ऑफ सेल। मतलब कि इसके अंदर सिर्फ एक लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं भाई सिंपल इपिथेलियम में। मतलब कि इसके अंदर एक ही लेयर पाई जाती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं तो क्या ये कवरिंग या लाइनिंग प्रोवाइड करने के काम में आएगा? देयरफॉर प्रोवाइड कवरिंग लाइनिंग टू डक्ट्स ट्यूब्स, ये सबको कवरिंग लाइनिंग प्रोवाइड करेगा डक्ट और ट्यूब्स को। एक लेयर है तो मतलब ये पतला है ना भाई, सिंगल लेयर है, पतला है तो पतली चीजों को ही तो कवरिंग लाइनिंग प्रोवाइड करेगा। हा? अगर तेरी बॉडी को कवरिंग लाइनिंग चाहिए, इसमें अगर सिंगल लेयर लगा दूंगा मैं तो छूंगा वो हट जाएगा। एक सेल का लेयर कितना पतला होता है तो छूने पे हट जाएगा एपिथेलियल टिश्यू। तो तेरी बाहर की बॉडी नहीं, तेरे अंदर में डक्ट्स ट्यूब्स जो है इन जैसी चीजों को, थोड़ी सी पतली चीजों को ये लाइन करेगा जहां पे तुझको सेफ्टी नहीं चाहिए। तो अब इसका काम क्या है? जब सेफ्टी नहीं करता तो ये बाहर क्यों पाया जा रहा है भाई? ये लाइन क्यों कर रहा है? ये बाहर से चादर की तरह बिछाया हुआ है भाई एपिथेलियल टिश्यू को, हमने लाइनिंग प्रोवाइड कर रहा है, कवर कर रहा है डक्ट्स ट्यूब्स को। क्यों, क्या काम है इसका? तो आइए इसके बारे में अब हम डिटेल्स में देखते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू को हम लोगों ने बांटा तीन टाइप्स में। एपिथेलियल टिश्यू को हमने बांटा तीन टाइप्स में। पहले को कहते हैं स्क्वैमस। तो स्क्वैमस में हम लोग क्या देखेंगे? तो सिंपल एपिथेलियम को हमने बांटा तीन टाइप्स में। पहले को कहते हैं स्क्वैमस। अब स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या होता है? तो स्क्वैमस एपिथेलियम होता है थिन लेयर ऑफ एपिथेलियम, और ये साथ ही साथ क्या होता है? इर्रेगुलर भी होता है। मतलब इसका अगर डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ ऐसा होता है। ठीक, कुछ इस तरीके का होता है सिंपल इपिथेलियम। मतलब कि ये सिंगल थिन लेयर होता है। कैसा सिंगल थिन लेयर होता है, थिन लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, चपटे सेल्स का बना होता है। कैसा? चपटा सेल्स होता है। किसका? स्क्वैमस एपिथेलियम का। स्क्वैमस एपिथेलियम का सेल कैसा होता है? चपटा सेल्स होता है। कैसा होता है? चपटा सेल्स होता है, बिल्कुल पतला सेल्स होता है। तो पतला सेल है तो क्या ये सेफ्टी प्रोवाइड करेगा? बताना। नहीं, सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करता। तो फिर इसका काम क्या है? ये स्क्वैमस एपिथेलियम का काम क्या है? तो ये बनाता है डिफ्यूजन बाउंड्री। ये क्या बनाता है? डिफ्यूजन बाउंड्री। फंक्शन एज डिफ्यूजन बाउंड्री। तो ये क्या करता है कि डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है। मतलब कि चीजों को एक तरफ से उस तरफ भेजने का, जहां पे तुमको जरूरत पड़े वहां पे ये सेल्स लगता है। तो ऐसा सेल की जरूरत कहां पे है? ऐसे सेल्स की जरूरत हमको कहां पे है? तो याद कीजिए। आइए एक जगह आपको लेके चलते हैं। क्या आपको ये चीज याद है? बताइए क्या है? लंग्स है ना?
लंग्स है, और इसके अंदर पाया जाता है एल्वियोलाई, गुब्बारे जैसी चीज, गुब्बारे जैसी चीज, गुब्बारे जैसी चीज। तो जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो ये गुब्बारा क्या होता है, फूल जाता है। इसके बगल से गुजरती है ब्लड वेसल्स, इसके बगल से गुजरती है ब्लड वेसल्स। तो ये जब हम सांस लिए तो इसके अंदर ऑक्सीजन आके भर गया, ऑक्सीजन आके भर गया, ऑक्सीजन आके भर गया। तो इस ऑक्सीजन को हमको खून में मिलाना है और खून से CO2 को इसके अंदर डालना है। ठीक, अगर हम अब ये जो बाउंड्री है, ये ब्लड वेसल की बाउंड्री है और ये जो बाउंड्री है ये एल्वियोलाई की बाउंड्री है, दोनों की बाउंड्री को यह मोटा लगा दिया, तो इस पार से उस पार ऑक्सीजन को, CO2 को कैसे भेजोगे अब तुम बताओ तो भाई, भेज दोगे? तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमको चाहिए पतले सेल्स, ताकि इस पार से उस पार डिफ्यूजन हो सके, हम ऑक्सीजन को भी यहाँ से उस पार भेज सकें और इधर से इधर ऑक्सीजन भी आ जाए और इधर से इधर CO2 भी चला जाए। तो CO2 नुकसान दे तो बाहर चला जाए यहाँ से, और ऑक्सीजन फायदेमंद है तो वो अंदर आ जाए यहाँ से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री जो है, ये बाउंड्री जो है ये पतला होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कौन सा सेल लगाते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम लगाते हैं। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा, यहाँ पे से आपको याद हो जाएगा कि एग्जाम्पल जो है मास्टर साहब ने डिजाइन बना के दिखाया था कि अपना एल्वियोलाई, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, लंग्स के एल्वियोलाई में और डक्ट्स, लंग्स के एल्वियोलाई में और लंग्स के एल्वियोलाई में और ब्लड वेसल्स की वॉल्स में, ब्लड वेसल्स की वॉल्स में, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। यहाँ क्या पाया जाता है, यहाँ क्या पाया जाता है, तो यहाँ स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है, यहाँ स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है। ठीक, तो एल्वियोलाई को ही हम लोग कहते हैं एयर सैक, एयर सैक। सैक मतलब बोरा, सैक मतलब बोरा और एयर मतलब हवा, मतलब हवा का बोरा। ठीक है ना जी, बोरा जैसा है, बोरा जैसा, इसके अंदर हवा भरा है, ऑक्सीजन भरा है। ठीक, तो बताइए इतनी बात समझ आए कि नहीं? स्क्वैमस एपिथेलियम लिखिए, नोट कीजिए। चलिए, तो स्क्वैमस एपिथेलियम के बाद अब हमको देखना है दूसरा नंबर। दूसरे नंबर वाले एपिथेलियम को हम लोग कहते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। दूसरे नंबर वाले एपिथेलियम को हम लोग कहते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये एपिथेलियम जो होता है ये कुछ इस तरीके का क्यूब जैसा होता है, क्यूब जैसा होता है, क्यूब जैसा होता है, डब्बा जैसा होता है, क्यूब जैसा होता है, डब्बे जैसा होता है। ठीक, क्यूब जैसा होता है। तो अब ये क्यूब जैसा है तो इसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन जो इसका है, ये पतला था तो ये डिफ्यूजन एब्जॉर्प्शन कर रहा था, सॉरी मतलब डिफ्यूजन कर रहा था, एक जगह से दूसरी जगह पार्टिकल्स को पहुंचाने का काम कर रहा था, अपने आर पार पेनिट्रेट कर रहा था चीजों को, अपने आर पार चीजों को जाने दे रहा था। तो ये क्यूबॉइडल क्या करता है, तो ये फंक्शन करता है एब्जॉर्प्शन का एंड सिक्रीशन का, मतलब कि इसके अंदर चीजें एब्जॉर्ब भी हो जाती हैं, ये सोख लेता है चीजों को, और ये सिक्रीट भी करता है, छोड़ता भी है चीजों को, बना बना के सिक्रीट करता है। ठीक, ये सिक्रीट करता है कुछ चीजों को। ठीक, ऐसी जगह लगता है जहां पे एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम होता है, जहां पे एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम होता है वहां पे हम लोग क्यूबॉइडल सेल्स लगाते हैं। ठीक, जैसे कि कहाँ पाया जाता है, तो डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, और अगली चीज पीसीटी ऑफ किडनी। अब आइए इस चीज को समझते हैं। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में आपको लिखना बस इतना ही है, और एक और बात खाली लिख लेना कि ये जो नेफ्रॉन वाली जो ये बात है, इसके अंदर जो है सीलिया भी प्रेजेंट होता है, सीलिया जो है ये भी प्रेजेंट होता है, सॉरी सीलिया लिख दिया, सॉरी माइक्रोविली, माइक्रोविली जो है
ये प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन के पीसीटी में। और ये किस काम में आता है, तो आपने जैसा कि पढ़ा होगा कि जो 10th में आपने पढ़ा होगा कि विल्ली के बारे में आपने पढ़ा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और ये काम करता है एब्जॉर्प्शन का, तो ये भी काम करता है एब्जॉर्प्शन का। माइक्रोविली जो है एब्जॉर्प्शन का काम करता है। विल्ली क्या मतलब कि ये हल्का हल्का एक रेदार चीज इसके ऊपर रहता है, ठीक। और ये क्या करता है, चीजों को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो अभी मैंने नहीं बताया इसके बारे में, अभी क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया, गौर से सुनना, आप गौर से सुनना। लिख लिया होगा, टाइम सफिशिएंट मिल गया लिखने का। अब देखो, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यूब जैसा होता है, क्यूब जैसा होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, ग्लैंड्स के डक्ट में। ग्लैंड किसे कहते हैं, ग्लैंड किसे कहते हैं, जो किसी चीज को बनाकर छोड़ता है, बनाता है किसी चीज को, ठीक। जैसे कि अपना थूक, थूक अपना कहाँ बनता है, एक ग्लैंड में बनता है, ठीक। लीवर क्या है, एक ग्लैंड है। लीवर क्या है, लीवर क्या है, लीवर क्या है, एक ग्लैंड है। और ग्लैंड क्या करता है, किसी चीज को बनाकर छोड़ता है, तो क्या बनाता है, तो बाइल बनाता है। सेलिवरी, सेलिवा जो है ये ग्लैंड से निकलता है। किस ग्लैंड से आता है, तो ये आता है सेलिवरी ग्लैंड से, सेलिवरी ग्लैंड से। सेलिवा मतलब थूक, थूक जो है वो सेलिवरी ग्लैंड से आता है। मतलब अपने शरीर के अंदर जो भी चीज रिलीज हो रही है, जो चीज आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, ग्लैंड से आ रही है। ग्लैंड जो है ये तरल पदार्थ को बनाने का काम करते हैं। तो तरल पदार्थ को ये जो बनाया, तो इसके अंदर जो ट्यूब्स होंगी, डक्ट्स होंगी, जो नलियां होंगी, क्या ये ऐसी होंगी जो एब्जॉर्ब या सिक्रीट कर सके, बताइए। ये सिक्रीशन का काम कर रहा है, ये सिक्रीशन का काम कर रहा है। तो इसके अंदर की जो नलियां होंगी वहीं से तो ये सिक्रीट करेगा, उसके अंदर डालेगा। ये नली है, मानिए ये लीवर है, लीवर है, लीवर है, ये मैंने बनाया, ये लीवर है, ठीक, ये लीवर है। और ये लीवर के अंदर में जो है ये पतली पतली नली गई हुई है, पतली पतली बहुत सारी नली है, ये नली है, ये नली है। और ये नली एक जगह जमा होकर, एक जगह जमा होकर ये बाहर निकली, और बाहर निकल के ये चली गई गॉल ब्लैडर में, ये बाहर निकल के चली गई गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर में ही क्या होता है, बाइल जूस जमा होता है, ठीक। तो इसके अंदर बाइल जूस बन रहा है, इसके अंदर जमा हो रहा है। तो इस नली के अंदर ये बाइल जूस कब जाएगा, अगर ये नली एब्जॉर्ब करने का पावर रखेगी तब ना बाइल जूस जो बगल में बन रहा है उसको जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगी। अब हम कोढ़ी हैं, हमारे बगल में पैसे का बारिश हो रहा है, अगर हमारे अंदर पावर होगा उसको एब्जॉर्ब करने का, वो पैसे को जाके लूटने का, एब्जॉर्ब करने का, तब ये तो हम लूट के लाएंगे। तो जो अंदर में बैठी है, अगर इससे एब्जॉर्प्शन का काम होगा ही नहीं, तो ये अंदर से एब्जॉर्ब करके ला के इसको गॉल ब्लैडर में कैसे डालेगी। तो इसके अंदर पावर होना चाहिए, नली के अंदर एब्जॉर्प्शन का। तो मतलब कि ग्लैंड्स के अंदर जो डक्ट्स होती हैं उनके पास एब्जॉर्ब करने का पावर होता है, उस चीज को सोखने का पावर होता है, और वो वहां से सोख सोख कर लाकर यहाँ भरती है, और यहाँ से जब काम होगा तो ये चला जाएगा आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर। तो इस तरीके से ग्लैंड्स में जो है डक्ट काम करती है एब्जॉर्ब करने का, ठीक। अब देखिए पीसीटी ऑफ किडनी नेफ्रॉन में, तो नेफ्रॉन के अंदर देखिए वहाँ क्या होता है, तो वहाँ आपके जो खून की जो है सफाई होती है, और आप के खून की सफाई होकर यूरिन बनता है, पेशाब, यूरिन फॉर्मेशन होता है नेफ्रॉन में, किडनी में। तो अगर यहाँ पे एब्जॉर्ब करने का पावर आपके पास न रहे, नेफ्रॉन में ऐसा सेल ना हो जो एब्जॉर्ब करता हो, ऐसा सेल ना हो जो एब्जॉर्ब का काम करता हो, तो आप बताइए कि आपके खून को जो साफ किया जाता है तो बहुत सारी अच्छी चीजें भी चली जाती हैं। किडनी जो है साफ करने में बहुत सारी अच्छी चीजों को भी साफ करके निकाल देती है। तो आपको क्या रहता है कि उस चीज को हम एब्जॉर्ब कर लें ताकि न्यूट्रिएंट्स वेस्ट ना हो। इस किडनी ने, मानिए ये मेरी किडनी है, इसके अंदर आपने ब्लड डाला साफ करने के लिए, इसने बनाया, मानिए आपने 1 लीटर ब्लड डाला और इसने बना दिया 500 ml, मतलब आधा लीटर इसने पेशाब बना दिया। 1 लीटर से आधा लीटर खून साफ करके हटा दिया, आधा लीटर फेंक दिया। अगर ये आधा लीटर पूरा बाहर निकल जाए तो समझो कि 1 दिन में तुम्हारा शरीर का 5 लीटर खून 2.5 लीटर हो जाएगा। तुम मरेगा नहीं, अरे मरा जाएगा जी, आधे साफ करके फेंक दिया। तो किडनी के अंदर में जो नेफ्रॉन होता है इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या करता है, इसके अंदर कुछ डक्ट्स होती हैं, पीसीटी उसको कहते हैं। तो क्या करता है कि इस
में से जो अच्छी चीज़ें हैं उसको फिर ले लेकर इसको सिर्फ 50 ml या 30 ml तक कर देता है। मतलब कि 80 to 90% रीअब्जॉर्ब करता है। और अगर वो रीअब्जॉर्ब ना हो तो आपके शरीर का तो आधा खून दिन भर में पार हो जाएगा। तो ये रीअब्जॉर्बेंस का काम किसकी वजह से होता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो पीसीटी में प्रेजेंट है। तो इससे आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो एब्जॉर्ब और सिक्रीट करता है। यहाँ सिक्रीशन का, यहाँ एब्जॉर्प्शन का काम था, और ग्लैंड्स में लीवर का एग्जाम्पल दिया, वहाँ पे सिक्रीशन का काम था। ग्लैंड सिक्रीट कर रहा था, बाइल जूस बना रहा था, तो उस बाइल जूस को जो डक्ट थी वो लीवर के अंदर से एब्जॉर्ब करके और आके इधर सिक्रीट कर रही थी, बाहर में सिक्रीट कर रही थी। बॉडी को जब जरूरत पड़ रही थी तो सिक्रीट कर रही थी। तो क्या क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्लियर हुआ? क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्लियर हुआ? क्या आगे अब हम बढ़ सकते हैं? क्या आगे अब हम बढ़ सकते हैं? चलिए, तीसरा नंबर अब हम देखेंगे कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार एपिथेलियम, अब हम देखेंगे कॉलमनार एपिथेलियम। तो कॉलमनार एपिथेलियम जो है, इसमें टॉल लंबे सिलेंडर सेल्स आते हैं। न्यूक्लियाई जो है इनका बेस पे होता है, मतलब कि इनमें जो है ऐसे सेल्स आते हैं, ये लंबे लंबे सेल्स आते हैं, ये लंबे लंबे सेल्स आते हैं, लंबे लंबे सेल्स आते हैं।